बिंदिया 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। बिंदिया की माँ मधुमती सिलाई का काम करती थी। वह आस पड़ोस से कपड़े लाती थी और उनको सिलकर तैयार करके लोगों को देती थी। आस पड़ोस की औरतें भी मधुमती से कुछ न कुछ सिलवा ही लेती थी। मधुमती जब घर का काम करती तो बिंदिया भी उसकी माँ की मदद करवाती, लेकिन मधुमती हमेशा बिंदिया को पढ़ने के लिए बोलती और खुद अकेले ही सारा काम करती। काम खत्म होने के बाद मधुमती रात भर घंटों बैठकर सिलाई का काम करती। गरीबी के कारण मधुमती दिन रात काम करती। मधुमती का पति एक शराबी था। घनश्याम कुछ काम नहीं करता था। मधुमती जो भी मेहनत से कमाती, घनश्याम उसे उससे छीन लिया करता था और अपनी इस शराब की बुरी लत में बर्बाद कर दिया करता था। मधुमती को पता था कि उसका पति घनश्याम उससे सारे पैसे छीन लेगा, इसलिए वो कुछ पैसे बचा के रखती और एक गुल्लक में डालती। उसका हर बार का यही नियम था कि जो भी कमाया जाए उसमें से कुछ पैसे उस गुल्लक में डाल दिए जाएं। एक दिन जब मधुमती अपनी गुल्लक में पैसे डाल रही होती है तो बिंदिया अपनी माँ से बोलती है, माँ आप इन पैसों को गुल्लक में क्यों डालती हो? पैसे तो खर्च करने के लिए होते हैं ना। बिटिया, सब पैसे खर्च करने के लिए नहीं होते, कुछ पैसे हमें बचा कर रखने चाहिए जो हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आ सके। समझी गुड़िया रानी? अच्छा माँ, ऐसा है तो माँ मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाऊँ? हाँ बिटिया जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना वरना तुम्हारे बापू गुस्सा करेंगे। ऐसा बोलकर बिंदिया खेलने चली जाती है। मधुमती गुल्लक में पैसे डालकर उसे छुपाकर रख देती है और कुछ देर बाद घनश्याम घर आता है और बोलता है, मेरे लिए खाना लगा दो। वह शराब के नशे में होता है। मधुमती उसे खाना डाल देती है। वह गुस्से में बोलता है, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? ना नमक है ना मिर्च है, हटाओ इस खाने को मेरे आगे से। और हाँ, तुम्हारे अभी तक सिलाई के पैसे नहीं आए हैं, मुझे ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दो, तुमने इस बार के पैसे नहीं दिए। इतना बोलकर घनश्याम आगे बढ़ने लगता है। फिर मधुमती बोलती है, सुनो जी, उस अलमारी में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं हैं, थोड़ी सी ही पैसे हैं, उसे मत खोलो, मैं आपको पैसे दे दूंगी। घनश्याम मधुमती की एक नहीं सुनता और बक्से में से पैसे निकालकर मधुमती को धक्का देकर बाहर चला जाता है। यह सब बाहर से आई बिंदिया देख रही होती है। वह अपनी माँ को इस तरह से गिरा देख उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वह रोने लगती है। उसकी माँ उसे चुप कराती है। दिन बीतने लगे। मधुमती सिलाई का काम करती और घनश्याम की शराब पीने की आदत के साथ साथ जुआ खेलना भी शुरू कर देता। अब तो वह घर का कोई भी सामान लाता, उसे बेचकर जुआ खेलने लग जाता। एक दिन बिंदिया अपनी माँ से बोलती है, माँ आज खीर खाने का बहुत मन है, आप खीर बनाइए ना। ठीक है बेटा, तुम यहीं रुको, मैं बाज़ार से चावल और दूध ले आती हूँ। ठीक है माँ, मैं घर पर ही रहूँगी, आप जल्दी आ जाना। इतना बोलकर मधुमती बाज़ार के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही दो लोग घर में आते हैं और घर का सामान फेंकने लगते हैं। कुछ देर बाद मधुमती दूध और चावल लेकर घर आती है। मधुमती के हाथ से खीर का सारा सामान गिर जाता है। वह डर जाती है और बोलती है, तुम लोग कौन हो और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? बिंदिया भी रोने लगती है। फिर वह दोनों लोग मानते नहीं और सामान लगातार फेंकने लगते हैं। फिर बिंदिया चिल्लाती है। तब उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, तुम्हारे पति ने ये घर हमारे सेठ को बेच दिया है, अब तुम इस घर से निकलो, इस घर को जल्दी से खाली करो और कहीं भी जाओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बेच दिया है? ऐसे कैसे बेच दिया है? और हम ऐसे कैसे खाली कर दें अपना ये घर? हम किसी के कहने से ये घर नहीं खाली करेंगे। बिंदिया बोलती है, माँ हम कहाँ जाएंगे? इन लोगों ने मेरी गुड़िया भी फेंक दी और घर का सारा सामान भी फेंक रहे हैं। आप लोग चले जाइए, ये हमारा घर है। ए लड़की चुप कर, ये तुम्हारा नहीं हमारे सेठ का घर है, जल्दी निकलो यहाँ से। बिंदिया और मधुमती बंद दरवाजे के बाहर बैठे रहते हैं। कैसे कैसे करके वह सारा सामान समेट कर बैठे होते हैं। इतने में घनश्याम वहाँ आ जाता है।
मधुमती अपने पति से बोलती है, आपने हमारा घर बेच दिया? ऐसे कैसे आपने मुझे बिना बताए हमारा घर बेच दिया है? इतनी रात में हम छोटी बच्ची के साथ कहाँ जाएंगे? आपने ऐसे क्यों किया? अरे मुझे पैसों की ज़रूरत थी भाई, इसलिए मैंने घर बेच दिया और ये घर मेरे नाम पे था, मेरे नाम पे। तो इसे अपने मायके से नहीं लाई थी, ये तेरी जायदाद नहीं थी भाई। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने बेच दिया, उड़ा दिया मैंने सारे पैसे। बोल क्या करेगी तू? चला भी रोना धोना बंद कर। मेरे दोस्त ने एक किराए का घर बताया है, चल आज से हम वहीं रहेंगे। उड़ा सारा सामान और चल यहाँ से, बंद कर ये रोना धोना, चल अब। इतना बोलकर घनश्याम की बातें सुन मधुमती निराश हो जाती है। वह बिंदिया की तरफ देखती है। बिंदिया भूख से बिलख रही होती है। फिर मधुमती भी घनश्याम की बात मान लेती है। बिंदिया का आज खीर खाने का मन था, लेकिन उसकी गरीबी और लाचारी उसके लिए एक बहुत बड़ा श्राप बन गई थी। बेचारी मधुमती आखिर क्या करती, जहर का घूंट पीकर रह गई। वह अपनी मासूम बेटी के बारे में सोचती और जिस घर में ब्याह कर आई थी वह घर उसे छोड़ना पड़ा। फिर वह तीनों किराए के मकान में रहने लगे। दिन बीतने लगे। किराए के घर में मधुमती ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। जो लोग उसे जानते थे वह तो उनके पास कपड़े सिलाने आते ही थे। अब मधुमती को बिंदिया की पढ़ाई, घर का खर्च के साथ साथ बिजली का बिल और घर का किराया भी देना पड़ता। दिन बीतते गए। बिंदिया भी बड़ी हो गई थी। बड़ी होने के साथ साथ सुंदर और समझदार, पर गरीबी के कारण वह आगे पढ़ नहीं पाई और घर पर माँ का हाथ बटाने लगी। मधुमती की उम्र भी समय के साथ बढ़ गई थी और वह गरीबी और घर खर्च के लिए ज़्यादा काम करने लगी थी। बिंदिया उसे ज़्यादा काम करने के लिए मना करती, पर वह उसकी एक न सुनती। ज़्यादा काम करने और अपना ध्यान न रखने की वजह से मधुमती की तबीयत खराब रहने लगी। घनश्याम सारा सारा दिन घर नहीं आता। मधुमती बीमार रहती और बिंदिया अपनी माँ की सेवा किया करती थी। अब मधुमती को सिर्फ बिंदिया की शादी की चिंता थी कि जीते जी बस वह बिंदिया की शादी कराए। अरे सरिता दीदी, आपसे बहुत दिन से मिलने का मन था, आज आप आ गई। ये दीदी बैठी है। अरे हाँ मधुमती, मैं कुछ दिनों से गांव में ही थी। घर आई तो पता चला तुमने अपना मकान बेच दिया और यहाँ किराए के मकान पर रहने लगे हो। ऐसा क्यों करा तुमने? और मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? अपनी दीदी को नहीं बताओगी क्या मधुमती? अरे दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मौसम की वजह से। अरे मुझे ऐसा लग नहीं रहा। अरे कुछ नहीं दीदी। अरे बिंदिया देखो, दीदी आई है, जल्दी से इनके लिए चाय लाओ। अरे कोई बात नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं। अरे बिंदिया इतनी बड़ी हो गई और दिखने में कितनी सुंदर भी लग रही है, इसकी शादी नहीं करानी क्या? हाँ दीदी, शादी की तो मुझे रोज़ चिंता लगी रहती है। आपकी नज़र में कोई हो तो बताना। हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए रिश्ता कहाँ से आएगा? और मैं बस इसकी शादी कर लूँ, फिर मैं आराम से मर सकूँगी। आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए दीदी कि कहीं मेरी बिटिया के हाथ पीले कर पाऊँ मैं। आपको तो घनश्याम का पता है। अरे तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, मेरी नज़र में एक लड़का है। लड़के को घरेलू लड़की चाहिए। लड़का कपड़ों की दुकान पे काम करता है और बिंदिया दिखने में भी सुशील, संस्कारी और सुंदर है, उन्हें पसंद आ जाएगी। हाँ दीदी, आप बात कर लीजिए, बात करके मुझे बताइए। और हम बिंदिया के हाथ पीले करना ही चाहते हैं, वरना उनकी आदत तो ख़राब होती ही जा रही है, पता है ना। फिर बिंदिया बोलती है, माँ आप मरने की बातें मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सरिता दीदी के कहने पर बिंदिया को देखने लड़के वाले आते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। मधुमती बहुत खुश होती है। उसके ऊपर से बिंदिया की शादी की जिम्मेदारी ख़त्म होने वाली होती है। वह दिन रात एक करके सिलाई मशीन में सिलाई करना शुरू करती है। डॉक्टरों के मना करने पर भी वह नहीं मानती।
वह दिन रात मशीन पर ही लगी रहती है। वह बिंदिया की शादी के लिए पैसे जोड़ना चाहती है। एक दिन काम करते हुए उसे चक्कर आते हैं। बिंदिया उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है, कमज़ोरी और अपना ध्यान ना रखने की वजह से ऐसा हुआ है। और मधुमती स्वर्ग सिधार जाती है। बिंदिया के ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा, उसके शरीर का कोई हिस्सा ही अलग हो गया हो, मानो वह फूट फूट के रोने लगती है। माँ, माँ, आंखें खोलो माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? माँ, तुम नहीं रहोगी तो मेरे साथ कौन रहेगा? कौन मेरी बातें सुनेगा माँ? माँ, खड़ी हो माँ, उठो माँ। वह रोते रोते माँ माँ चिल्लाती है और बोलती है, माँ उठो, देखो कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, आपको मेरी शादी में शामिल होना है माँ। माँ उठो, खड़ी हो जाओ माँ, अपनी बेटी को ऐसे परेशान मत करो। बिंदिया फूट फूट के खूब रोती है। थोड़ी देर बाद घनश्याम भी वहाँ पे आ जाता है और अपनी बेटी के सर पे हाथ रखता है। बिंदिया अपने पिता से बोलती है, देखो पिता, माँ आंखें नहीं खोल रही है, वो हम दोनों का किला छोड़कर चली गई है, वो उठ भी नहीं रही है, अब मैं कैसे रहूँगी? फिर घनश्याम भी फूट फूट के रोता है और बोलता है, बिंदिया, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है, तुम आज मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं रही, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, मैंने तुम्हारी कदर बिल्कुल भी नहीं जानी। अब मुझे इस बात का पछतावा है कि तुम मेरी वजह से अपनी जान गंवा बैठी। अगर मैं ठीक वक्त पे तुम्हारा ध्यान रखता, तुम्हें कमा कर लाता और ये शराब की बुरी आदत छोड़ देता तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। फिर वह बहुत रोता है और अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर अपनी बिटिया से माफ़ी मांगता है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। फिर वह केतकी पर किए हुए सारे जुल्म और अत्याचारों को याद करके माफ़ी मांगता है। मधुमती की खबर सुनकर सरिता दीदी उनके घर पे आती है। सरिता दीदी घनश्याम को बताती है कि मधुमती का सपना था कि वह बिंदिया की शादी कराए, उसका सपना अधूरा ना रहे। तब घनश्याम लड़कों वालों से बोलकर शादी की तारीख निकलवाता है, पर वह सोच में डूब जाता है कि उसने तो सारी चीज़ें जुए में और शराब में उड़ा दी, अब वह बिंदिया की शादी कैसे करेगा। कि कुछ देर बाद बिंदिया माँ की वह गुल्लक लाती है जो माँ ने बचपन से पैसे डालकर उसमें जमा किए थे, और वह गुल्लक बिंदिया के हाथ में देख पिता उससे बोलता है, क्या हुआ बिटिया, ये गुल्लक कहाँ से आई? तब बिंदिया बताती है, पिताजी, ये माँ की गुल्लक है, कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे दी थी और बोला था इसे मैं अपने पास रखूं और शादी से कुछ दिनों पहले ही तोड़ दूं। यह देखकर घनश्याम बहुत रोता है और बोलता है, मधुमती, मुझे माफ़ कर देना, ले बिटिया, इस पे मेरा नहीं तेरा ही अधिकार है, तू ही तोड़। फिर बिंदिया उस गुल्लक को तोड़ती है, उसमें बहुत सारे पैसे और एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची को घनश्याम उठाता है और उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, मेरी बिटिया बिंदिया की शादी के लिए। उसे पढ़कर घनश्याम फूट फूट के रोने लगता है और बिंदिया भी खूब ज़ोर ज़ोर से रोती है। कुछ दिनों बाद घनश्याम बिंदिया की शादी बड़े धूमधाम से उस लड़की के साथ कर देता है।